नमस्कार। मेरा नाम अनु सिंह है। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपनी इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की है। फ़िलहाल मैं बैंगलोर में हूँ और वहाँ पे मैं क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं लॉ डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। तो मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो एरियाज़ हैं, वो हैं लॉ एंड इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स एंड ऑब्वियसली प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ। और मुझे बहुत शुद्ध हिंदी नहीं आती है, तो मैं बहुत पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपसे जितना हिंदी में बात कर सकती हूँ, शुद्ध हिंदी में बात कर सकती हूँ, उतनी कोशिश करूँगी। और मेरा जो डिस्कशन है वो मोस्टली इंटरैक्टिव होता है। सो मेरा जो डिस्कशन है मोस्टली वो इंटरैक्टिव और कहानी जैसा होता है। तो मैं यहाँ पर भी कुछ कहानी करूँगी, कुछ बात करूँगी। मेरा टॉपिक बेसिकली जो मैं पढ़ाती हूँ लॉ एंड इकोनॉमिक्स में, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे सीमित रहता है। लेकिन as an economist, as a student of economics, I would rather say as a student of economics, I'm learning a lot, experiencing the world and the issues which the world is facing right now. So मैंने मंजुला मैडम से रिक्वेस्ट किया कि क्या मैं उन पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात कर सकती हूँ कि नहीं, और उन्होंने मुझे सहमति दे दी। उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बात कर सकती हैं, चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि 40-45 मिनट जो मेरे पास हैं उसमें मैं अपने आइडियाज़ बेसिकली आपको पेश कर पाऊँ। मेरा जो आइडिया है डेवलपमेंट का वो कम्प्लीटली डिफरेंट है उन लोगों से, और मेन जो डेवलपमेंट को जीडीपी ग्रोथ या ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से नापते हैं। मेरा डेवलपमेंट का आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है उनसे। बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है मुझे इस चीज़ पे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा आइडिया मुझे लगता है आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मुझे एक इशू है डेवलपमेंट मेरे हिसाब से यहाँ से है, इधर से, दिमाग से है। आप किस चीज़ को डेवलपमेंट कह रहे हैं? जिस चीज़ को आप पसंद कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप करना चाह रहे हैं और आप उसको कर पा रहे हैं, तो वो आपके लिए डेवलपमेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फटी हुई पैंट, एक फटी हुई जीन्स की पैंट एक अमीर आदमी पहनता है, अपने शौक़ से पहनता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डेवलपमेंट है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक वही फटी हुई पैंट अगर एक गरीब आदमी पहनता है, जीन्स, तो हम कहेंगे ये बेचारा गरीब है। पैंट फटी हुई है, दोनों के घुटने दिख रहे हैं, लेकिन एक क्वालिटी ऑफ लाइफ में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है और एक पॉवर्टी में आता है। तो डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो रिलेटिव, इट इज़ ऑल्सो what you exactly understand about it, what is your definition about it, and that is why I mostly like भूटान। मुझे भूटान की डेफिनेशन बहुत पसंद है डेवलपमेंट की, जहाँ पर वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं। अब आप लोग, मेरा टॉपिक बेसिकली पॉपुलेशन कंट्रोल है, लेकिन आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं डेवलपमेंट की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम मानते हैं कि पॉपुलेशन जो है सोर्स है हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट का। वो मैं भी मानती हूँ, क्योंकि एक लेवल ऑफ पॉपुलेशन अगर नहीं होगी तो डेवलपमेंट ग्रोथ मुश्किल है। लेकिन फिर हमें ये भी समझना है कि हम किस तरीके के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो मेरे डेवलपमेंट की मतलब है कि हैप्पीनेस, खुशहाली और ग्रीन लाइफ इन द सेंस आप अच्छे से सांस ले पा रहे हो, आपके आगे पीछे हरियाली है। अगर आप ये दो चीज़ें कर पा रहे हो तो आप डेवलप्ड हो। उसके अलावा डेफिनेटली हमें जो बेसिक नीड्स हैं, 2 टाइम की रोटी, हमारे सर पे छत और 2 कपड़े हमारे पास होने चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत सारे क्रिटिसिज्म मिलते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन चलेगा, उतना चलेगा। तो हम यहाँ शुरू करेंगे अपनी बात नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल। अब नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो मैं 2 आइडिया से बात करूँगी इस चीज़ की, कि एक तो पॉपुलेशन की ज़रूरत
और कितनी पॉपुलेशन की ज़रूरत, और अगर इसके ऊपर निकल गई जिसको हम ओवर पॉपुलेशन बोलते हैं तो क्या इशू है हमारे साथ। एक बात वो है नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, एक बात वो है कि कितनी पॉपुलेशन हमें चाहिए और किस चीज़ के ऊपर हमें नहीं चाहिए। दूसरी पॉपुलेशन कंट्रोल कैटेगरी की जो मैं बात करूँगी वो ये होगी कि क्यों कंट्रोल करना है, हम किस तरीके से कंट्रोल करना है, इन द सेंस कि आप खुद से अपने आप से बड़े समझदार हो और आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, या हमें किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, किसी सरकारी इंटरवेंशन की ज़रूरत है जो हमें बोले कि भाई कंट्रोल करो नहीं तो अभी मुसीबत आने वाली है। अभी मुसीबत आई हुई है, हम सब देख ही रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगी हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेसन से, जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को कि पूरी इकोनॉमिक्स किस चीज़ पे बेस है, क्यों प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स जनरली दो चीज़ों से मिलके बनती है। एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज है इसीलिए, और दूसरा अनलिमिटेड वांट्स। अगर आप सोचो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं साथ में लिमिटेड वांट्स हैं तो स्कैर्सिटी नहीं है। तो हम बात स्कैर्सिटी की कर रहे हैं, जहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और ये दोनों मिलके बन जाते हैं स्कैर्सिटी, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लिमिटेड, सो ये क्लब करके स्कैर्सिटी बनता है। अगर लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड वांट्स हैं तो देयर इज़ नो स्कैर्सिटी। कम हमारी इच्छाएं हैं, कम रिसोर्सेज हैं, हम काम चला लेंगे। दूसरी चीज़ ये है अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं फिर अनलिमिटेड वांट्स हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, जितना चाहे खाओ जितना चाहे पियो। अगर ये दोनों कंडीशंस हैं तो हमें इकोनॉमिक्स की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इतना डिस्कशन कर रही हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग इतना चिंतन कर रहे हैं, हम इतना सोच रहे हैं कि भाई क्या करें कि हम इस चीज़ से उबर पाएँ, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें काम ही करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स। ये तो क्लब है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो हमारे पास इतने लो अनलिमिटेड वांट्स हैं कि हम उसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जनरली अर्थशास्त्री लोगों का जो सजेशन है पुराने ज़माने से, उन्होंने कहा है कि ठीक है हम काम करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज से। उन्होंने अनलिमिटेड वांट्स को छोड़ दिया, इसको छोड़ो, ये तो रहेगी ज़िंदगी भर, हम काम करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज पे। तो हम क्या करें, हम प्राइस मैकेनिज्म लाएंगे, हम मार्केट लाएंगे, हम यूटिलिटी बेस रहेंगे, हम कैसे डिवाइड करेंगे रिसोर्सेज को, किसके पास कितना जाना चाहिए, जिसको जितनी यूटिलिटी, यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से जिसको जितनी यूटिलिटी उतना उसको मिल जाना चाहिए। और फिर हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और हम सब उसी रेस में लगे हुए हैं। कंपटीशन, चॉइस, ऑल्टरनेटिव यूसेज एंड एवरीथिंग, हम उसी चीज़ में लगे हुए हैं। लेकिन हम कभी देखते नहीं कि उधर अनलिमिटेड वांट्स भी है। अगर हम उसके साथ कुछ करें तो क्या हम डेवलप हो सकते हैं। और डेवलप जब मैं बोल रही हूँ इस टाइम तो मैं अपनी डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट बोल रही हूँ, जहाँ आपको बेसिक नेसेसिटी, तो आपकी नीड्स जो है आपकी पूरी हो रही हैं, उसके ऊपर आपको हरी लाइफ, ग्रीन जिंदगी, ग्रीन लाइफ मिल रही है और अच्छे से सांस लेने को मिल रही है। क्या हम वो सोच सकते हैं? तो अब मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक स्टोरी है। और मेरे पास डेटा मैंने लिख के रखे हुए हैं पॉपुलेशन के डेटा। और जब मैं यहाँ पर नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रही हूँ तो मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, क्योंकि पॉपुलेशन क्रिएट्स एक्सटर्नैलिटी। अब ये एक्सटर्नैलिटी है कि बच्चे हम पैदा करें, भुगते कोई और। ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम बात करते हैं, और फिगर्स आपके पास हैं ही, सभी जानते हैं कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1.37 बिलियन है आज की डेट में। करीब 17.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ इंडियन। तो यानी कि हर एक छठा आदमी, छठा वो वाला छठा नहीं, हर एक छठा आदमी हमारा भारतीय है। और जनरली कहते हैं कि पॉपुलेशन इज़ अ सोर्स ऑफ पावर, बट जब आपकी गवर्नमेंट वीक होती है ना, जब आपकी सरकार, जब आपके इंस्टीट्यूशंस, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट, जब आपकी सरकार वीक होती है तो पॉपुलेशन कैन बी अ केओस ऑल्सो, ओवर पॉपुलेशन कैन बी अ केओस ऑल्सो। हम ये सब भी आगे जल्दी जल्दी बात करेंगे, मैं नहीं चाहती कि हमारा टाइम निकल जाए, मेरी बात अधूरी रह जाए। तो हम बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से कि इट इज़ नॉट डेफिनेटली ओनली फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर एवरीथिंग। सो डिस्कशन ये जो है खाली भारतीय उस पर नहीं बेस करता है, उन सब इकॉनमी से बेस करता है जिन्होंने अपने पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखी है और उस पर कंट्रोल नहीं किया है। तो हम पहले शुरू करते हैं, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। तो कहानी है एक ऐसी, एक दुनिया है, ठीक है। उस दुनिया में हमारे ईश्वर मान लीजिए आप, प्रकृति मान लीजिए आप, कोई भी सुपर पावर जिस पे विश्वास करती हैं आप, वो मान लीजिए।
और आप ये समझिए कि उस दुनिया में उस ईश्वर ने 2 लोग दिए और 5 पेड़ दिए, पेड़ मतलब ट्री, और बोला कि तुम 2 लोग, ये 5 पेड़ तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, तुम अच्छी से ज़िंदगी गुजार सकते हो इसमें। और उन्होंने ये भी बताया कि 1 पेड़ 2 लोगों के लिए काफ़ी है, तो तुम्हारे पास 5 पेड़ हैं यानी 4 पेड़ एक्स्ट्रा हैं, तुम उस तो इन्होंने क्या किया, ये 2 लोगों ने क्या किया, ये सोचे कि अभी हम ग्रो तो कर नहीं रहे हैं, हम 2 लोग अकेले काम नहीं हो रहे हैं, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं हो रहा है, स्पेशलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हमें और लोग चाहिए, तो इसलिए हमें पॉपुलेशन लोग चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ईश्वर से कहा कि मेरे को 2 लोग और दे दो। तो ईश्वर ने बोला कि अगर मैं तुम्हें 2 और देता हूँ तो मुझे 1 पेड़ हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है ना, तो अगर तुम्हें 2 लोग और चाहिए उसमें तो 1 पेड़ हटा दो। तो ये इंसानों ने सोचा, 2 लोगों ने सोचा कि ठीक है भाई, पहले दूसरे ने सोचा ठीक है भाई, हमारे पास तो फिर भी 1 पेड़ है ना, हम काम चला लेंगे, आप हटा दीजिए 1 पेड़। तो ईश्वर ने क्या किया, 1 पेड़ हटा दिया, 4 रह गए और इधर 4 इंसान हो गए। अब ये 4 इंसानों ने सोचा कि नहीं, अभी भी क्योंकि अनलिमिटेड वांट्स हैं, अभी भी तो कुछ कमी है, अभी भी हम ग्रो नहीं कर रहे हैं, हमें और लोग चाहिए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, 10 चीज़ों के लिए। तो इन्होंने 2 लोग और मांगे। अब ये इन्होंने 2 लोग और मांगे तो डेफिनेटली अगर आपको 2 और लोग ऐड करने हैं, जोड़ने हैं इस दुनिया में, तो आपको 1 पेड़ हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चल जाएगा काम, 3 पेड़ हैं, 6 लोग हैं, हिसाब बराबर। लेकिन फिर वांट्स तो अनलिमिटेड है ना, तो फिर 2 लोग और बढ़े। अब जब ये 2 और बढ़े तो 1 पेड़ और हटाना पड़ गया, बच गए खाली 2 पेड़। अब इस 2 पेड़ से ये 2 पेड़ जो है ना, ये इन 8 लोगों का हिसाब बराबर नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे करते करते क्या हुआ कि बचा खाली 1 पेड़, हो गया 10 लोग। अब ये आपस में मुश्किल होने लग गई, सोचने लगे लोग कि मैं सांस लूं कि ये सांस लें, कि कौन कौन इंसान सांस ले, कौन खाए कौन ना खाए, तो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स। इसके बाद अगर ये सोचिए कि इसके बाद अगर 2 लोग और ऐड हुए, तो मैं बात कर रही हूँ पॉपुलेशन कंट्रोल की, मैं बता दूं, इसके बाद अगर 2 लोग और ऐड हुए तो 1 पेड़ और कटेगा। इस दुनिया में कितने लोग बच जाएंगे, कितने लोग, मेरा आपसे सवाल है, ये समझिए पजल है कि अगर हम 10 से, अगर हम मान लीजिए 8 लोग हैं और अगर हम उसमें 2 लोग और ऐड करते हैं तो हमारा 1 पेड़ और जो आखिरी पेड़ बचा है वो कटेगा, तो इस दुनिया में कितने लोग बचे। मैं वेट कर रही हूँ आंसर्स का, अगर आप मेरे को आंसर्स 1-2 दे दो इसके, कि एक आखिरी पेड़ बचा है और 2 लोग और ऐड करने हैं, और इंसान की लालच ने, अनलिमिटेड वांट्स ने 2 लोग और ऐड किए, कितने लोग बचे अब इस दुनिया में, हटाना पड़ेगा। मुझे जवाब चाहिए, मैं क्या क्विकली इसमें जवाब देख सकती हूँ आप लोगों का। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द आंसर। सो द क्वेश्चन इज, देर इज ओनली 1 ट्री लेफ्ट, 1 पेड़ बचा है, 10 लोग हैं या 8 लोग हैं, अब 2 लोग और ऐड करने हैं इन अनलिमिटेड वांट्स के चक्कर में, चीज़ें पाने के चक्कर में, अपनी संतुष्टि बचे। अच्छा, मेरा थोड़ा तो मेरे हिसाब से अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि अगर 1 पेड़ और कट जाएगा जो आखिरी बचेगा, तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा, इस दुनिया में एक भी इंसान नहीं बचेगा। तो हमने जो 10-12 लोग ऐड किए थे ना अपनी लालच में, उसमें से एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ा मुझे 2 मिनट दीजिए देखने के लिए। ठीक है, तो अब ये कहानी इधर ख़त्म हो गई, अभी भी 1 पेड़ बचा है, बस अभी भी टाइम है, तो थी नीड फॉर 1 पेड़ बचा है और हम लोग हैं, ऐड करेंगे और हमें 1 पेड़ हटाना है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली मोनिका अवस्थी, थैंक यू। कोई भी नहीं, अगर वो भी कट जाएगा तो कोई भी नहीं बचेगा। थैंक यू देवश्रुत उपाध्याय। ठीक है, चलो, तो ये बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इंसान पे इंसान बना, और आखिरी में हमें पता चलेगा कि हमारे, तो एक बात ये हुई। दूसरी वो है हमारी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के,
उनका नाम है गैरेट हार्डिन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उनको सुना होगा, उनका पढ़ा होगा। उनकी कहानी है द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। नाउ ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स मतलब कि क्या होगा जो धरती सबकी है, क्या होगा उस जगह के साथ जो जगह सबकी है। तो वो प्रोफेसर ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी थे, अभी 2003 में उनका देहांत हो गया। लेकिन बहुत सारे अर्थशास्त्री उनसे बहुत ज़्यादा अग्री करते हैं इस बात को। तो उन्होंने बोला, उनकी 2 लाइन मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। उन्होंने बोला कि individuals has incentive to consume a resource at the expense of every other individual, results in overconsumption, underinvestment and ultimately depletion of the resources। इसका हिंदी अनुवाद बेसिकली ये रहेगा कि जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारे जो इकोनॉमिक एजेंट हैं, उनकी आदत होती है कि वो जो रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं मोस्टली उसके एक्सपेंसेस वो दूसरे पे छोड़ देते हैं आराम से। अगर हम अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो हम उतना ही करेंगे जितना हम कर पाएंगे, और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम देखें कि हमारा जो कॉस्ट है वो बेनिफिट तो मेरे पे आ रहा है लेकिन कॉस्ट सोसाइटी पे आ रहा है, तो हम माइंड नहीं करेंगे, हम उसको करते चले जाएंगे। एग्जैक्टली वही उन्होंने ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स में गैरेट हार्डिन ने अपना लिखा था। और उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने एक एग्जाम्पल, उन्होंने भी एक कहानी सुनाई उसमें, तो वो कहानी भी मैं आपको यहाँ सुना देती हूँ। उनकी पूरी जो उनकी राइटअप है उसकी ये कहानी है कि कुछ चरवाहे थे और उनके पास एक ग्रास लैंड था, मतलब एक फील्ड था जहाँ पर वो ग्रेजिंग लैंड बेसिकली, जहाँ पर वो चरवाहे अपने गाय भैंस लेके जाते थे और वहाँ पे वो उनको चारा खिलाते थे और वो उनकी वेल्थ थी। तो उनकी डेफिनेशन थी वेल्थ की कि वेल्थ है। अब चक्कर क्या था, वो जो ग्रेजिंग लैंड था जहाँ पर ये गाय भैंस इनके और भेड़ बकरियाँ जो चरने जाते थे वो सबका था मतलब कोई भी उस पर जाए, कितनी भी भेड़ बकरियाँ उसमें ऐड करे, उसकी वेल्थ तो इनके पास आएगी। जिनकी भी वो भेड़ बकरी है वेल्थ सारी की उनके पास आएगी, चाहे वो उसको काटें, चाहे उसको बेचें, चाहे उसका ऊन बनाएं, चाहे उसका गाय का दूध बना के बेचें। तो ये सब चीज़ों में वेल्थ उनके पास आ रही है, बेनिफिट उनके पास आ रहा है, लेकिन उसकी कॉस्ट जो है सारी सोसाइटी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कैसे कॉस्ट सोसाइटी पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? तो हमें पता है कि रिप्रोडक्शन होता है और घास पेड़ सबका रिप्रोडक्शन होता है। अब इन्होंने क्या किया, इन लोगों ने, चरवाहों ने सोचा कि इन सबको पता है और ये सब इंसान है, इनको भले इन्होंने साइंस पढ़ी हो ना पढ़ी हो, इनको ये पता है कि अगर उस फील्ड में घास नहीं बचेगी तो इनकी भेड़ बकरियों के लिए खाने के लिए घास नहीं होगी, ये सब जानते हैं। लेकिन होता क्या है कि मुझे पता है कि अगर घास फील्ड में नहीं बचेगी तो कल को मेरी भेड़ बकरियां क्या खाएंगी, यानी कि कल मेरे बच्चे क्या खाएंगे, बेसिकली मेरे फ्यूचर जनरेशन की बात करो। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 5 की जगह, अगर 10 की जगह 5 ही भेड़ बकरी रखूं तो कल के लिए भी घास बचेगी, परसों के लिए भी घास बचेगी, नरसों के लिए भी घास बचेगी। प्रॉब्लम मेरी ये है कि मैं तो छोड़ दूं वो घास का एरिया, वो लैंड मैं तो छोड़ दूं, लेकिन दूसरा तो आके खा जाएगा उसको, तो मैं क्या करूं? तो मेरा तो आइडिया यही है कि ठीक है भैया, इससे पहले कि वो 10 बकरियां और भेड़ बकरियां उसमें ऐड कर दे, क्यों ना मैं ही ऐड कर दूं, मेरी वेल्थ बन जाए। तो होता क्या है, ये हम सब सोचते हैं। एग्जैक्टली यही इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल्स हैज़ इंसेंटिव टू कंज्यूम अ रिसोर्स एट द एक्सपेंस ऑफ एवरी अदर इंडिविजुअल। मुझे पता है कि अगर ये घास नहीं बचेगी कल को तो खाली मेरे लिए नहीं बचेगी, सबके लिए नहीं बचेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपनी भेड़ बकरियां ऐड करते जा रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि ग्रेजिंग लैंड तो एक फिक्स्ड एरिया है, भेड़ बकरी हो गए ज़्यादा, तो उसमें धीरे धीरे करके घास जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है अपने आप को, सबकी वेल्थ धीरे धीरे करके कम होती है, कम खा तो उनकी मीट कम बन रहा है, तो जो भी है धीरे धीरे टाइम ऐसा आएगा कि वो घास जो है वो बंजर हो जाएगी, वो जमीन जो है वो बंजर हो जाएगी, उसमें दोबारा घास नहीं होगी। रिप्रोडक्शन के लिए हमने घास छोड़ी ही नहीं, कल और घास बने उसके लिए हमने घास छोड़ी ही नहीं, और हमने बहुत ही इकोनॉमिकली बिहेव किया है क्योंकि हमारी
प्रॉब्लम तो ये है कि हमने इकोनॉमिकली बिहेव किया, भी पता है कि हम कल को नहीं मिलेगी, तो इसको कर लेंगे, काम नहीं बनेगा। लेकिन क्या हम, ये है कि क्या हम ये अपने आप कर रहे हैं, इस पे हम नेचर की कैरिंग कैपेसिटी होती है, उसको नहीं जा सकता। तीसरी कहानी मेरी है, वो है कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो एक रिसर्च लिखा था कहीं, पॉपुलेशन ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और उन्होंने थोड़ा सा डेमोग्राफी के हिसाब से समझाया है। होने का मतलब उनका ये है कि जब यंग और हमारी इंडिया की 28 से 29 साल है, तो ये हमारे कंट्री, तो जब उनको काम करने को नहीं मिलता है, जब उनको सोने को नहीं मिलता है, तो उनके अंदर की जो एनर्जी होती है ना, वो उस है। और आसान क्राइम करना, एंटी सोशल बनना आसान है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना मुश्किल है, जो हम फॉलो करते हैं हमारी फैमिली। जब आपके पास खाने को रोटी नहीं, डिसिप्लिन रहोगे। काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन 29 ईयर्स है, मतलब कि हर आदमी जो है नौकरी करने के लिए तैयार है। इंडिया का एवरेज आदमी नौकरी करने के लिए तैयार है, और अगर उसको नौकरी नहीं मिल रही है, क्यों नौकरी नहीं मिल, लोग हैं इसलिए नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो क्या करेंगे, फिर वो लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गांजा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली जो हमने सेट ऑर्डर, हमारा प्रॉब्लम हो जाएगी, उस ऑर्डर में प्रॉब्लम हो जाएगी साथ करने में। बाकी डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ गई चूल्हे में। तो ये हमारी तीसरी कहानी है कि हमको क्यों सोचना है कि भाई हमें कहाँ कंट्रोल करना है पॉपुलेशन, हमें कहाँ कंट्रोल नहीं करना है। ये हमारी तीसरी कहानी है। चौथी कहानी है जो पहली कहानी से जुड़ी हुई है। तो चौथी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ क्या इश्यू होता है। तो जब ये लोग ऐड कर रहे थे इंसानों को और पेड़ों को हटा रहे थे, तो अंदर ही अंदर कुछ और भी चल रहा था, और अंदर कुछ और क्या चल रहा था। तो उसमें एक माँ बाप थे, वो उन्हीं जितने लोग ऐड हुए उसमें से एक घर की कहानी सुना रही हूँ मैं आपको, एक घर की, और ये फिर घर की कहानी है। तो उसमें एक माँ बाप थे, उनको थोड़ा सा समझ लो 10 एकड़ लैंड मिला हुआ था, और उन्होंने क्या किए, उसमें 5 बच्चे पैदा किए। अब जब उन्होंने 5 बच्चे पैदा किए, तो 2 बातें हुई। एक तो उन्होंने सबको 2-2 एकड़ दे दिए, तो हर एक बच्चे के पास 2-2 एकड़ हो गया। अब माँ बाप तो अमीर थे, वो आदमी तो अमीर था जिसके पास 10 एकड़ का लैंड था, लेकिन उनके बच्चे गरीब हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ 2-2 एकड़ की लैंड है। इन्होंने हर एक बच्चे में से इन्होंने बच्चे पैदा किए। अब की इन्होंने क्या किया कि चलो भाई 4 तो बहुत हो गए, 5 बहुत हो गए, हम 2 या 3 ही रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अब हर एक बच्चे के पास 1-1 एकड़ लैंड हो गया, 1-1 एकड़ लैंड हो गया खाली। तो ये लोग और गरीब हो गए। इनके माँ बाप तो अमीर थे, दादा दादी तो अमीर थे, माँ बाप थोड़े गरीब थे, हम तो और गरीब हो गए, हमारे पास तो 1 ही एकड़ का लैंड है। इसके बाद क्या हुआ, इनके भी बच्चे होने ही हैं, क्योंकि ये भी तो सुधरेंगे नहीं ना। और सुधरना मतलब है भैया 1-2 तो ठीक है, लेकिन ये सोच के कि भाई हमारी सेवा करेंगे और बाकी सब चीज़ें, बाकी और चीज़ें जो कि मुझे यहाँ नहीं बोलनी है। तो उन्होंने भी 2 बच्चे पैदा किए। अब इनके पास हुआ आधा एकड़ लैंड। अब आप सोचिए, जो इतने छोटे छोटे एकड़ के लैंड जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इसमें आप क्या उगा पाएंगे और क्या खा पाएंगे। कई खेतियां जो हैं वो आपको हज़ारों एकड़ में चाहिए होती हैं, कि अगर इतना एकड़ हमारे पास हुआ तो ये खेती एफिशिएंट होगी, इतना हम लागत लगाएंगे, इतना कम से कम मिनिमम स्केल होना चाहिए हमारे पास। आधे एकड़ में आप क्या खाएंगे और आप क्या पकाएंगे, क्या उगाएंगे और आप क्या पकाएंगे, बेसिकली ये बात है। तो ये हमारी चौथी कहानी है। अब इसी चौथी कहानी में एक और ये कहानी है, जो कि मैं ये कहानी ले रही हूँ, एक बहुत अच्छी बुक है जिसका नाम है द मिस्ट्रीज ऑफ कैपिटल, जिसको हर्नांडो डी सोटो ने लिखी है। और उन्होंने ये पता करने की कोशिश की है कि कैसे जो है वो कैपिटल, हमारा जो कैपिटल है, हमारी जो कंट्री है, वो कैसे डेवलप करती है, किस वजह से डेवलप करती है। तो उनका बेसिक वो है कि इंस्टीट्यूशंस की वजह से हमारी कंट्री डेवलप करती है। इंस्टीट्यूशंस अगर आपकी स्ट्रांग है, इंस्टीट्यूशंस इन द सेंस, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन चीज़ों की जो कि हमें बहुत ज़्यादा
कंट्रोल में रखते हैं, डिसिप्लिन में रखते हैं बेसिकली। तो हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, जस्ट एक सेकेंड। भैया यहाँ प्लीज शोर मत मचाओ, मैं लेक्चर ले रही हूँ, प्लीज मत करो, अगर काम करो तो भी छोड़ दो, मत। नहीं नहीं नहीं, मत करो मत करो, बहुत मेरा लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। सॉरी, वो बाहर से आवाज़ें आने लगी थी तो मुझे खिड़की बंद करनी पड़ी। तो मैं ये बात कर रही थी कि इंस्टीट्यूशंस की बात की। उन्होंने कहा कि रीज़न क्या है, कोई एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, दूसरी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, इसका रीज़न क्या है। हर्नांडो ने पता करने की कोशिश की कि इसका रीज़न क्या है, कि एक कंट्री तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, दूसरी डेवलपिंग कंट्री है। तो जब उन्होंने अपनी रिसर्च ही लिख रहे थे, थीसिस ही लिख रहे थे, तो उन्होंने ये देखा कि रीज़न है ये नहीं कि उनके पास बहुत सारी पॉपुलेशन है इसलिए वो गरीब हैं, या बहुत कम पॉपुलेशन है इसलिए ये गरीब है, या उनके पास बहुत बड़ी धरती है इसलिए वो अमीर हैं और इनके पास धरती नहीं है इसलिए वो अमीर नहीं है। उनको एक रीज़न समझ में आया कि एक रीज़न ये है कि आपका इंस्टीट्यूशंस, आपकी कंट्री की इंस्टीट्यूशंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज, पॉलिसीज़ कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपकी कंट्री जो है डेवलप्ड है कि नहीं है, डेवलपिंग है कि डेवलप्ड है कि नहीं है। तो उन्होंने ये देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी इंस्टीट्यूशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ काम ऐसे फटफट से होता है। बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी इंस्टीट्यूशंस बहुत ही लूज हैं, जहाँ करप्शन के साथ एडेड हैं, सब कुछ है। अब बात ये आया, तो इसमें भी एक बात ये है कि मेरा एक कोलीग थे, उन्होंने मुझे अपनी कहानी सुना रहे थे, अपने कोलीग की कहानी सुना रहे थे, और इंस्टीट्यूशंस का मैं मतलब बता रही हूँ, कहाँ स्ट्रॉन्ग और कहाँ वीक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रही हूँ मैं यहाँ ये कर रही हूँ कि तो इनके भाई साहब जो है वो गए अमेरिका, कैलिफोर्निया बेसिकली, और वहाँ पर उन्होंने एक मर्सिडीज़ हायर की, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, और वहाँ तो बड़ी बड़ी रोड्स, एकदम बढ़िया अच्छी सी रोड्स, तो उन्होंने ड्राइव करना शुरू किया। और कहीं पर उन्होंने साइन देखा जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम स्पीड 100 माइल्स पर किलो, आई मीन 100 माइल्स इज़ द मैक्सिमम। आप 100 के ऊपर नहीं जा सकते हो, आपकी स्पीड जो है पर किलोमीटर वो 100 के ऊपर नहीं, पर आवर 100 के ऊपर नहीं जा सकती। 100 माइल्स, तो उनका ऑब्वियसली ये था, उनके यहाँ माइल्स होता है। 100 माइल्स पर आवर इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू कैन फॉलो, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते, उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो वो इलीगल है। तो इन्होंने देखा साइन बोर्ड्स तो लगे थे, लेकिन इनकी आदत तो इंडिया वाली है, इंडिया वाली की जहाँ कोई भी साइन बोर्ड लगा है हमें क्या मतलब है उससे, हमें तो अपना वही करना है ना जो हमें अच्छा लग रहा है, जिससे हम फ़ायदे में हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रॉस कर लिया रोड, बढ़िया गाड़ी मर्सिडीज़ किया इन्होंने क्रॉस 100 के ऊपर, और ये थोड़ी ही दूर आगे गए होंगे, वहाँ कोई नहीं था, बेसिकली वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ये थोड़ी दूर आगे गए होंगे तो देखा इन्होंने कि वहाँ पर कॉप्स खड़े हैं, पुलिस खड़ी है, और उन्होंने इनकी गाड़ी रोकी। तो इन्होंने भाई अपनी गाड़ी रोकी। पहला काम जो कॉप्स ने किया इनके साथ, पहला काम कि इनका जो हाथ है उसको स्टीयरिंग से सबसे पहले हैंडकफ किया। सबसे पहले उन्होंने उस क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हथकड़ी लगाई। उसके बाद उन्होंने पूछा, पहले पूछा नहीं कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों, ये सब कुछ नहीं, पहले उन्होंने उसके हाथ में हथकड़ी लगाई, फिर पूछा कि ये स्पीड क्यों बढ़ा के रखी हुई है तुमने। तो इन्होंने बड़ी माफ़ी मांगी, बोला कि देखो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने ओवरलुक कर दिया। हालांकि इन्होंने ध्यान सब दिया, पर आप उनका इंस्टीट्यूशन देखो, जैसे ही उस बंदे ने 100 के ऊपर स्पीड बढ़ाई, और वहाँ उस रोड पे लिखा हुआ था कि भाई 100 के ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते हो, वहाँ आगे ही पकड़े गए। इनसे पूछा कुछ नहीं गया, पहले इनको हथकड़ी लगा गई, फिर इनसे पूछा गया कि तुम्हारा इरादा क्या है। और आप आओ इंडिया में और आप साइन बोर्ड्स देखो और आप क्रॉस करो, कुछ बिगड़ता है? कुछ नहीं बिगड़ता है। ये इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं हम। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग हैं आपकी कंट्री के, तो आप डेवलप्ड हैं ना। हम इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, हम तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे थे। हम इंस्टीट्यूशंस की बात यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि उन कंट्रीज़ में जहाँ पर इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, और अगर उन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो
अगर ज़्यादा इन द सेंस ये नहीं कैरी कर पा रही, नेचर इनका बैलेंस, इनके आपके रिसोर्सेज आपकी पॉपुलेशन को नहीं ठीक से खाना खिला पा रहे हैं और डेवलप कर पा रहे हैं, उन कंट्रीज़ में स्पेशली क्या होता है कि आप पॉवर्टी की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाते हैं, आपका सारा रिसोर्स जितना भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो सब वो पॉवर्टी को रिड ऑफ करने में ही कर रही है। ये कोई नहीं कर रहा है कि आपको जहाँ से कहाँ इन्वेस्ट करना है और जहाँ से प्रोडक्टिविटी आए। हमारे कितने कोर्ट केसेस हैं, हमारा आधे से ज़्यादा खर्चा तो कोर्ट केसेस में जाता है। हमारे आधे से ज़्यादा सोचो, जो पैसा किसी इन्वेस्टमेंट में लग सकता है, जहाँ लोगों का भला हो सकता है, वहाँ हमारी सरकार जो है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, क्योंकि इतनी क्राइम रेट है, क्योंकि इतना जो है वीक इंस्टीट्यूशंस हैं, हम सब उसी चीज़ों में लगे हुए हैं। और जब हमारे कोर्ट केसेस इतने, सो ये सब एक विशेष सर्किल है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये सब चल रहा है ऐसे गोल गोल। जब हमारे कोर्ट केसेस इतने ज़्यादा हैं तो हम उसमें फंस गए, अब वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब इसी से मैं एक एग्जांपल आपको समझा रही थी कि मैं स्टोरी बता रही थी, तब तक उधर बाहर खिड़की पे डिस्टर्बेंस होने लग गया, तो मुझे वहाँ जाके उनको मना करना पड़ा। तो स्टोरी मैं ये बताई थी, तो ये जो भाई हैं, दूसरी स्टोरी उसी में, प्रॉपर्टी वाली स्टोरी में, तो ये माँ बाप हैं, इनके पास 10 एकड़ का लैंड है और इन्होंने 5 बच्चे पैदा किए। इस बार इन्होंने डिवाइड करना भूल गए, समझ रहे हो आप। तो पहले वाली स्टोरी में उन्होंने डिवाइड कर लिया था लैंड को और सबके पास 2-2 एकड़ आ गए। तो ये हम गरीबी वाली बात करेंगे, हम गरीब हो गए। कैसे हम गरीब हुए, अब हम ये बता रहे हैं कि कैसे हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरी स्टोरी है कि एक घर में और ऐसे ही हुआ, जो एक माँ बाप थे, 10 एकड़ लैंड था उनके पास, 5 बच्चे उन्होंने पैदा किए और वो ये भूल गए कि हमको बांटना भी है, हमारी विल तैयार करनी है हमें मरने से पहले, और हमको सबको 2-2 एकड़ देना है। अब जब वो ये भूल गए तो पाँचों में तो क्या होगा बताओ, पाँचों में तो होगा झगड़ा। एक आदमी उस 10 एकड़ पे स्कूल बनाना चाहता है, दूसरा आदमी उस 10 एकड़ पे फैक्ट्री बनाना चाहता है, तीसरा बच्चा जो उनका है वो उस 10 एकड़ पे गेहूँ उगाना चाहता है। सबके तो आइडियाज़ अलग अलग हैं और सबको 10 एकड़ चाहिए, क्योंकि 2 एकड़ में स्कूल खुलेगा नहीं, 2 एकड़ में फैक्ट्री खुलेगी नहीं, तो सबको तो पूरा 10 एकड़ चाहिए। कन्विंस एक दूसरे में आपस में कर नहीं पा रहे हैं। तो एंड में क्या हुआ, एंड में हुआ लिटिगेशन। वो गई प्रॉपर्टी कहाँ पे, लिटिगेशन में। और आपको पता है कि अगर वो 10 एकड़ का लैंड लिटिगेशन में गया तो वो 10 एकड़ तो हमारी अर्थव्यवस्था से निकल गए ना, वो तो हमारे लिए होगा डेड कैपिटल। तो जो हर्नांडो डी सोटो ने बताया था मिस्ट्रीज ऑफ कैपिटल में, कि मिस्ट्रीज ऑफ कैपिटल में क्यों हम डेवलप्ड हैं और क्यों हम डेवलपिंग हैं। कोई एक कंट्री डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि उसके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हैं। कोई एक कंट्री डेवलपिंग क्यों है, क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का मतलब था प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर नहीं किए। 5 बच्चे अगर एक ही बच्चा पैदा करते तो टेंशन ही नहीं था प्रॉपर्टी राइट का, या 2 करते तो आपस में समझा बुझा 2। जहाँ 5 लोग हो गए वहाँ तो 5 इंटरेस्ट हो गए ना, सेल्फ इंटरेस्ट। 5 सेल्फ इंटरेस्ट आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, एक को स्कूल बनाना है, एक को फैक्ट्री बनाना है। अब ये 10 एकड़ गए कहाँ पे, ना स्कूल बना उसका, ना उसकी फैक्ट्री बनी, ना उसमें गेहूँ उगा, ना वो पार्क बना बच्चों के लिए, और वो गया कोर्ट में। अब वो प्रॉपर्टी हो गई लिटिगेटेड और उसमें एक बोर्ड लग गया, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी। दैट बिकम्स द डेड कैपिटल। डेड कैपिटल इन द सेंस एक रिसोर्स जो आपकी कंट्री में था, जिसको अब आप यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पर कॉन्फ्लिक्ट है। ये है हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस की बात। अब हमारे इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। और मैं ओवर पॉपुलेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोग गरीब हैं, हमारे यहाँ जगह कम है, हमारे यहाँ हम ठीक से बड़ा घर नहीं ले सकते। अब यूट्यूब पे तो कितने चैनल्स आए हैं, उसमें आप देखिए वो योगा, दूसरे देश की एक लेडी जो है वो योगा सिखा रही है, और क्या बड़ा घर है उसका, क्या बड़ा उसका लॉन है, साथ में स्विमिंग पूल है। हम क्या इंडिया में ये सोच सकते हैं, आपके पास कितना ही पैसा हो, आपके पास जगह है क्या उस चीज़ के लिए? नहीं। तो प्रॉब्लम यही हो गई कि हमारे पास एक तो जगह नहीं थी, उस पर से बच्चे पैदा किए खूब सारे, ऊपर से हम ये भी बताना भूल गए कि भाई कितनी तेरी प्रॉपर्टी है, कितनी उसकी है, और वो चली गई प्रॉपर्टी कोर्ट पे। तो हमारे पास जो बचा कुचा लैंड था इतना गया। अब इसमें से तो कुछ प्रोडक्शन नहीं होना, अगले 10 साल तक इस पर कोई प्रोडक्शन नहीं होना, क्योंकि कोर्ट केसेस भी लंबे हैं बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। समझ रहे हो आप?
तो हमारी बात खाली, हम बहुत बड़ी बड़ी बात में आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं कि घर घर की कहानी बता रहे हैं। ये एक एक घर घर की कहानी, हर इंडिया के हर एक घर की कहानी है। और आज की डेट में हम क्या झेल रहे हैं, कोविड-19, और उसका सॉल्यूशन क्या है, एक सोशल डिस्टेंसिंग। अब आपको मैं बताती हूँ कि इंडिया के डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। तो मैं आपको ये बता दूँ, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मतलब होता है कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो हम टोटल हमारी कंट्री का जितना भी जगह है और जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड करते हैं उससे, फिर हमें पता चलता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। तो उस 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, अगर आपको मैं डेटा बताऊं तो इंडिया में आज की डेट में करीब 470 आदमी या इंसान हर 1 किलोमीटर, हर 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रह रहे हैं। तो अगर अब इसको मैं डिवाइड करूं तो मतलब कि हर एक इंसान के पास 2-2 मीटर की ज़मीन है। मतलब हर एक इंसान 2 मीटर, हर एक 2 मीटर की दूरी पे एक इंसान है। और आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं कि कम से कम 2-2 मीटर, 2.5 मीटर दूर रहो, तब ये कोरोना नहीं आएगा। जिस कंट्री में हर दूसरे मीटर पे एक आदमी खड़ा है, वहाँ कोरोना नहीं आएगा। कितना मास्क पहन लोगे, कितनी डिस्टेंसिंग कर लोगे, कितना सोचो। अगर तुम बीच में खड़े हो, आगे एक खड़ा, पहले नंबर पे एक आदमी, 2 मीटर दूरी पे दूसरे नंबर पे दूसरा आदमी, तीसरे नंबर पे, पीछे जाओगे तो एक आदमी, आगे जाओगे तो एक आदमी। वो कहने की बात होती ना, आगे पीछे, आगे खाई पीछे कुआं, वो वाली बात है। हम इतने लोग हैं एक जगह पर कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी नहीं सोच सकते। तो ये मेरी कहानियाँ थी कि हम क्यों सोचे पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। अब ये दूसरी कहानी, 40 मिनट तो हो गए हैं, मैं 10 मिनट और लूँगी जल्दी से। दूसरी कहानी ये है हमारी कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, चाहे कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, चाहे कोई भी हो, वो रैशनल होता है। रैशनल इन द सेंस वो अपने लिए बेस्ट सोचता है। और हमारी एडम स्मिथ, जो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स हैं, एडम स्मिथ, उन्होंने भी अपनी बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में भी यही लिखा है कि हमें ज़रूरत नहीं है सरकार की इंटरवेंशन की, क्योंकि हमको पता है हमें क्या करना है। हमें पता है हमें क्या करना है, आपको पता है आपको क्या करना है। हम दोनों ने कर लिया और पूरा सोसाइटी का भला हो गया। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक मोची का और एक कपड़ा बुनने वाले का। तो उन्होंने बोला कि समझो सोसाइटी में 2 लोग हैं, एक है मोची और दूसरा है कपड़ा बुनने वाला। मोची जो है जूते बनाएगा और जूते बना के कपड़ा बुनने वाले को दे देगा, कपड़ा बुनने वाला उसको एक शर्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पर मोची ने कपड़ा बुनने वाले के लिए कोई चैरिटी नहीं की, अपने लिए किया उसने, क्योंकि उसको शर्ट चाहिए थी इसलिए उसने जूता बनाया। इस तरह से कपड़े बुनने वाले ने भी कोई चैरिटी नहीं की, उसने भी अपने लिए किया, क्योंकि उसको भी खाना पीना चाहिए था, जूता पहनना था, इसलिए उसने उसको शर्ट बना के दिया। तो यहाँ एक्सचेंज हो गया। एडम स्मिथ की ये थ्योरी है कि एक्सचेंज हो गया, उसका सेल्फ इंटरेस्ट, कपड़े बुनने वाले का सेल्फ इंटरेस्ट और मोची का सेल्फ इंटरेस्ट, दोनों सेल्फ इंटरेस्ट मिलके बन गए सोसाइटी का बेस्ट इंटरेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि कपड़ा और जूता एक्सचेंज हुआ। प्रॉब्लम ये है कि आपने एक दूसरे को के साथ बेईमानी नहीं की, आपने एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं की। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं है कि आपको सब गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करने थे। प्रॉब्लम है ह्यूमन इंटरैक्शन, सोशल इंटरैक्शन। और इस हिसाब से हम रैशनल नहीं हैं। तो मेडिसिन की एक बात मैं पढ़ूंगी। मेडिसिन ने 1788 में इन्होंने लिखा था कि हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों चाहिए। अभी मैं यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रही हूँ। हम पिछले 40 सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिसी हमारी जो फैमिली प्लानिंग पॉलिसी है उसमें हम रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं। अगर आप देखिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है तो इतना ही रखो, मतलब कि 2 बच्चे रखो, उससे ज़्यादा मत रखो। लेकिन आज तक हम 2.1 पे नहीं पहुँचे हैं। हाँ, और हम 50 साल से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं। और हर एक इंसान को पता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पता है कि अगर वो नहीं पॉपुलेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा। लेकिन बात होती है कि सोचते हैं कि ठीक है, एक बच्चा, अगर ठीक है अभी एक बच्चा हो गया, एक बच्चा और पैदा कर लो। तुम्हारे एक पैदा करने से कोई दुनिया की पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ जाएगी। लेकिन सोचो, हर घर में यही बात हो रही है, हर घर में यही कह रहा है कि एक बच्चा है, एक बच्चा और कर लो।
तुम्हारे एक करने से दुनिया नहीं ख़त्म हो जाएगी भाई, एक एक करने से ही दुनिया ख़त्म हो रही है। बूंद बूंद से ही सागर भर रहा है, और एक एक बच्चे से ही जो है ओवर पॉपुलेशन हो रही है और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। आज की डेट में हमारे पास हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है, इसलिए नहीं कि हम ठीक ठाक नहीं हैं, इसलिए कि हम बहुत सारे हैं। हम इतने सारे हैं कि हमारे पास हॉस्पिटल नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल बेड्स नहीं है। और तो मैं बात करी थी एडम स्मिथ की, तो हमें सब पता है, लेकिन हम कर क्यों नहीं रहे हैं? हम कर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम रैशनल है ही नहीं। रैशनैलिटी मतलब हम वो काम करेंगे जो हमारे लिए बेस्ट होगा, हम वो काम करेंगे जिसमें हम एज एन एंजल हैं। तो मेडिसिन का ये है, 1788 में उन्होंने लिखा कि क्यों हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए। तो उनका कहना है, इफ़ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। इफ़ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। मतलब कि अगर एक भी आदमी एंजल नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट, तो हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हम सबको पता है हमें सिगरेट नहीं पीनी है, पैकेट पे भी लिखा रहता है, और लिखा ही नहीं रहता, उसमें डिज़ाइन भी बनी रहती है वो लंग कैंसर की। हमको तो पता है, हम तो रैशनल है, लेकिन हम फिर क्यों पी रहे हैं? तो हमें पता है कि हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं, लेकिन फिर भी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे एक करने से कुछ थोड़ी ना होगा। सुसाइड जब सब करेंगे तब होगा, और सोच सभी यही रहे हैं। तो जब यही सब सोच रहे हैं तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल, इन्फोर्सेबल कंट्रोल की ज़रूरत है। मैं ये बात बोलूँगी इस टाइम कि हमें चाहिए एक बिल, हमें चाहिए एक एक्ट, जो कि अभी मैं इस बात पे नहीं बात करूँगी कि इमोरल है कि मॉरल है, कि किसकी ज़िंदगी जा रही है किसकी नहीं जा रही है। क्योंकि एक बात ये है कि हम ज़िंदगी पॉपुलेशन कंट्रोल की जब हम बात करते हैं वो भी इनफोर्सिबल की फोर्सफुल आपको कंट्रोल करना, 2 बच्चे उससे ज़्यादा नहीं। वो हम इसलिए नहीं करते कि हम किसी की ज़िंदगी लेने की बात कर रहे हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम ज़िंदगी प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग अवे द लाइफ, it is about preserving the life. If we are not controlling the population now, which is the edge now, if you are moving further from this edge, you will definitely fall. If you're not controlling the population now, you will not be able to preserve life. And this relates to my first story, जहाँ अगर आपने एक आखिरी पेड़ काट दिया तो कोई नहीं बचेगा। फिर आप ह्यूमन राइट्स की बात कर लो, फिर आप दुनिया भर के सारे राइट्स की बात कर लो, लेकिन अगर वो आखिरी पेड़ कट गया तो ना ह्यूमंस बचेंगे और ना राइट बचेगा। नमस्कार। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मेरा तरीका ऐसे ही है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थ्योरीज या फॉर्मल तरीके से बात नहीं कर पाती हूँ। मेरे को लगता है कि मैं ऐसे बात करके ज़्यादा अपना आइडिया आप तक पहुँचा सकती हूँ। बातें बहुत करनी थी, लेकिन मुझे लग रहा है टाइम हो गया है, 45 मिनट हो चुके हैं। अगर कोई सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, या मैंने कुछ मिस कर दिया हो कहीं पर तो आप मुझे बताओ, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। बीच में जाने के लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। अगर मैं बीच में नहीं जाती तो मुझे यहाँ पर लेक्चर लेना डिस्कशन करना मुश्किल हो जाता। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझे बताओ, ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूँ। मैं वेट कर रही हूँ आपका, 30 से 40 सेकंड में वेट करूँगी आपका। कोई सवाल? तो मुझे लगता है कि अभी आपको इस पे कोई सवाल नहीं। इसके अलावा भी डॉक्टर मंजुला जो है ये वीडियो रिकॉर्ड करके शायद इसकी रिकॉर्डिंग फेसबुक पे रहेगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसके बावजूद भी अगर आप इसके ऊपर आपको कोई सवाल है, थोड़ा सा मेरा आइडिया टफ़ है, लेकिन अभी ज़रूरत है, अभी टफ़ और रफ़ होने की ज़रूरत है। कैसे करना है ये ओपन एंडेड है, ये आप सब सोचिए, मैं भी सोचूंगी, लेकिन करना है, क्योंकि अगर वो आखिरी पेड़ नहीं बचा तो कोई नहीं बचेगा। तो इसके साथ मैं इस लेक्चर को अब बंद कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अब और कोई सवाल इसमें दिख नहीं रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर मंजुला, थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट गिविंग मी चांस। दोबारा अगर कभी आप को मेरी सेवाओं की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और सबको मेरा नमस्कार। थैंक यू मंजुला दी, थैंक यू।